आज हम ट्राइबल रिवॉल्ट्स, मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और हम ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान रहे, हम प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एलियन रूल, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फॉरेन रूल, ब्रिटिश रूल की सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं। इसमें हमने पहले कौन सी सीरीज़ की है अतुल? पॉपुलर रिवॉल्ट पार्ट 1 पार्ट 2, और इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज करेंगे ट्राइबल रिवॉल्ट। ट्राइबल रिवॉल्ट के भी पार्ट्स बनेंगे क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत डीप है रिवॉल्ट्स। दे आर अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट्स। आज की सीरीज़ में हम भील रिवॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम बहुत डिटेल में संथाल रिवॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम बहुत ही अच्छे ढंग से खोंड रिवॉल्ट ऑफ उड़ीसा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मारिया सिस्टम, द ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज हम कोल, छोटा नागपुर प्लेट्यू का कोल, हो, मुंडा, इन रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये अल्टीमेट रिवॉल्ट्स हैं। आने वाले दिनों में हम दूसरे रिवॉल्ट्स भी पढ़ेंगे। अब मुद्दे की बात ये आ जाती है कि जब हम ट्राइबल रिवॉल्ट्स की बात करते हैं तो ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बने कि ट्राइबल रिवॉल्ट्स इस समय में हुए। देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एडवेंट हुए 1602 से 4 के अराउंड, 1602 to 4 के अराउंड, उसके समय में उनका जो मेन इंटरेस्ट रहा करता था वो ट्रेडिंग पर्पस था। उनको इंडियन स्पाइसेस, इंडियन आइवरी, इंडियन टेक्सटाइल, अदर इंडियन इंडिगो, शुगर केन और ये सारे प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करना होता था। इन प्रोडक्ट्स के बदले में इंटरनेशनली उन्हें अच्छी अमाउंट रिकवर होती थी। और सेकंड एस्पेक्ट कि इन चीज़ों की ब्रिटेन में बहुत मांग थी, और जब ये चीज़ें यूरोपियन व्यापारी, ख़ास तौर पे ब्रिटिश व्यापारी ही ब्रिटेन ले जाया करते थे, तो जो शेयर पहले अरेबियन मर्चेंट्स को मिलता था ये ट्रेड कंडक्ट करके, वही प्रॉफिट का शेयर अब ब्रिटिश ट्रेडर को मिलता था। इसकी वजह से ब्रिटिश कैपिटलिस्ट सोसाइटी स्ट्रॉन्ग हुई, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज़ हुई, उनके प्रॉफिट्स बढ़े, जिसकी वजह से आगे जा कर के बहुत स्ट्रॉन्ग फेज़ ऑफ कॉलोनियलिज्म आया। और उसे सपोर्ट करने के लिए जब आप जिस भी किसी कंट्री में एंटर हुए हैं, अच्छा रॉ मटेरियल, अच्छी लेबर और अच्छे एग्रो प्रोडक्ट्स को रिकवर करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए, तो आपको उन्हें कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे लेना था। आपको अपने बाकी फॉरेन राइवल्स, यूरोपियन राइवल्स को, जो मार्केट कंपटीशन है उससे एक्सपेल करना था, एविक्ट करना था। आपको लोकल रूलर से कई सारे ड्यूटी, कई सारे टेरिटोरियल टैक्सेशन और अदर एग्जम्पशंस चाहिए थे। आपको कई तरह के प्राइजेस डिक्टेट करने थे, कॉटन ग्रोवर को, इंडिगो ग्रोवर को, कॉटन टेक्सटाइल मेकर को, ताकि आप उन्हें अपनी मर्ज़ी की कीमत डिक्टेट कर सकें और उस कीमत पे आप उनसे परचेज़ कर सकें। और आपको इंडिया से ख़रीदे हुए इन प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन से गोल्ड ना मंगा के या ब्रिटेन से पैसा ना मंगा करके परचेज़ करना था, इंडिया से ही रेवेन्यू कलेक्ट करके। ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से आपने भारत पे शासन करना शुरू किया और पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, पॉलिटिकल एक्विजिशंस का दौर शुरू हुआ। पॉलिटिकल एक्विजिशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ आता है जब आप बंगाल में प्लासी का बैटल फाइट करते हैं 1757। प्लासी के बैटल के साथ ही आपको बंगाल के नवाब अपॉइंट करने की ताकत मिल गई, और उसके बाद आपने जो भी नवाब अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट किए उनसे कई तरह के एग्जम्पशंस ली, कई तरह के ड्यूटी फ्री फरमान आप इशू कराते रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि आप उनसे कई तरह के युद्ध के हर्जाने, कई तरह की वार इंडेमनिटी लेते रहे। इसके बाद बात आ जाती है बैटल ऑफ बक्सर की, और बैटल ऑफ बक्सर में फ्रस्ट्रेटेड बंगाल का नवाब मीर कासिम है, वो कहाँ जा कर के वो बैठा हुआ है? अवध के नवाब के पास एज ए फ्यूजिटिव एम्पायर। द अपॉर्चुनिस्ट अवध का नवाब है शुजाउद्दौला, और उसी समय मराठास के हाथों फ्रस्ट्रेटेड शाह आलम, जो खुद एक तरह के फ्यूजिटिव हैं, वो भी आकर के बैठे हुए अवध में। तीनों का एक ट्रिपाटाइट फ्रंट बनता है और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध होता है। युद्ध कब होता है? अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर कहलाता है। और अंततः जब युद्ध में तीनों ताकतें हार जाती हैं तो तीनों में से अवध के नवाब के साथ और दिल्ली के बादशाह के साथ, शाह आलम के साथ अलग अलग ट्रीटी होती है। यह ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार अंग्रेज़ों को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि ये पहली बार ऐसा होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद कि जब लीगल राइट्स, ब्रिटिशर्स को लीगल राइट्स मिलते हैं टैक्स कलेक्शन के।
और टैक्स कलेक्शन सिर्फ एक टैक्स कलेक्शन तक की बात नहीं थी, आपने जब टैक्स कलेक्ट करना है, ये लैंड का इशू है। और उस समय में सोसाइटी मेनली अग्रेरियन थी। सारा का सारा सिस्टम ऑफ द स्टेट जो है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द स्टेट, वो बेस्ड ही लैंड के ऊपर था। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की जो थी मुग़लों से अब तक की, वो सारी लैंड बेस्ड हायरार्की थी। आप मनसबदार की बात कर लें, आप फ़ौजदार की बात कर लें, सूबेदार की बात कर लें, आप चाहे कानूनगो की बात कर लें, जिसकी भी आमिर की बात कर लें, आमिल की बात कर लें, ये सारे के सारे लैंड से ही कनेक्टेड लोग थे जिनका टैक्सेशन से ही लेना देना था। इसकी वजह से आप एडमिनिस्ट्रेशन को कभी भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम से अलग करके नहीं देख पाए। लैंड में ही इनहेरिटेंस के राइट हैं, लैंड में ही सक्सेसरशिप के अधिकार हैं। ये सारी चीज़ों को देखें तो एक तरह के सिविल अफेयर्स भी अंग्रेज़ों के हाथ में चले गए थे। सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम ही नहीं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद अंग्रेज़ों पर आई, उसके बाद उन्होंने कई तरह के नए मेथड्स डिवाइस किए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली रन करने के लिए। नया जुडिशियल सिस्टम आया, नया रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम आया, नया एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया, और उसी के तहत लगातार कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स में नए रेवेन्यू सेटलमेंट में एक रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम उभर करके आया 1793 कॉर्नवालिस का ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम या फिर बंगाल परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इस ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कि अंग्रेज़ों के पास था इस समय, क्योंकि बंगाल की टेरिटरी में बिहार और उड़ीसा कवर होता था, इसके तहत जब आपने ज़मींदारी रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम के तहत ज़मींदार को ज़मीन का मालिक यानी कि प्रोपराइटर तय किया, जो कि इससे पहले ज़मीन का मालिक वो किसान होता था जो किसान हल जोतता था, जो खेतों को जोतता था, हल चलाता था। मुग़लों के समय में जागीरदार नाम का एक पर्सन हुआ करता था, और वो जागीरदार कौन होता था? वो एक तरह से मुग़लों का ऑफिसर था, जो एक तरह से मनसबदार ही था। मतलब मुग़लों के द्वारा एक सिस्टम चलाया गया था। क्या सिस्टम था ये, मैं आपको अभी समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मुग़लों ने एक ऑफिसर अपॉइंट किया है, हालांकि हम अपने मेडिवल इंडिया में बहुत डिटेल में मनसबदारी करा चुके हैं, हमें कुछ भी इस समय एक्सप्लेन करने की नीड, बट स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। सपोज़ कीजिए एक ऑफिसर है, तो ये ऑफिसर का क्या काम है? मान लीजिए आपने इसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल दे रखी है, आपको रेवेन्यू कलेक्शन कराना है। कैसे कराएंगे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो चाहिए ना, आपको कलेक्शन मशीनरी चाहिए। तो ये ऑफिसर रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है, तो रेवेन्यू का वर्क भी देख रहा है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप इससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वर्क भी ले रहे हैं, ये जो मिलिट्री वर्क आपको परफॉर्म करके दे रहा है, उसके बेसिस पे आपका जो कोर्ट है, उस कोर्ट में ये जो चेयर्स हैं, जो पोजीशन है, उसमें इसकी भी एक रैंक है, उसमें इसकी पोजीशन है 1 2 3 4 5 6। ये किस रैंक पे आता है? इसका पूरे दरबार में, मतलब पार्लियामेंट जैसा आज हमारा, उसमें किसकी क्या जगह है, इसका पूरे दरबार में क्या पोजीशन है, वही इसका उस समय मुग़ल एम्पायर में पोजीशन है। तो इसका जो रैंक है, दैट पोजीशन इज़ कॉल्ड मनसब। उसे हमने रैंक को मनसब कहा। और कितने मनसब का है, कितना रैंक है उसके पास? वो 2000 मनसब है, 3000 है, 4000 है, 5000 है। इतने मनसब के उसके रैंक के ऊपर डिपेंड होता था कि उसके पास कितने इन्फेंट्री सैनिक होंगे और कितने घुड़सवार होंगे। समझ आई बात? कितने सैनिकों का कॉन्टिंजेंट वो होल्ड करेगा, उसी पे उस पर रुतबा होता था ना। आपके पास 10 सैनिक हैं या आपके पास 5000, फ़र्क है ना। तो आप दरबार में किस रैंक पे बैठते हैं, वो रैंक का मतलब मनसब है, और वो मनसब पे ही तय है, वो रैंक ही तय करता है कि आपके पास कितनी सेना रखते हो आप, और वही रैंक आपकी सैलरी भी डिसाइड करता है कि फिर आपकी सैलरी कितनी होगी। आई बात समझ में? तो ये एक वर्क आप पूरा परफॉर्म कर रहे हो, पर साइमल्टेनियसली यू आर वर्किंग एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑल्सो, because you have to organize you are a bureaucrat also, you are military person also, you are bureaucrat also, you have to prepare policies, you have to organize the revenue system, okay? तो डुअल वर्क लेते थे मुग़ल। अब ये जो मनसबदार है, इसको सैलरी की जगह पर असाइनमेंट्स दी जाती थी लैंड की।
जैसे सैलरी देना है इसको, सपोज़ कीजिए इसका सैलरी जो उस समय में रहा करती थी बहुत अच्छी खासी हैवी सैलरीज उन ज़मानों में पे की जाती थी, 48,000 तक, 24,000 रुपया, कई तरह की सैलरीज इनकी रखी गई थी। हाईली पेड ऑफिसर्स हुआ करते थे वर्ल्ड लेवल पर। 48,000 कह रहा हूँ मैं, 2400, 4800। अगर आप ये सैलरीज इन्हें पे कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक तो होता है आप इन्हें कैश सैलरी दे दें, उसकी जगह पे उतना पैसा, उतनी अमाउंट यील्ड करने वाला, उतना रेवेन्यू देने वाला लैंड आप इन्हें एलोकेट कर देते थे कि जाइए टू दैट लैंड एंड रिकवर योर सैलरी एज अ रेवेन्यू। वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा वो आपकी सैलरी है। ऐसे में मुगलिया साम्राज्य के लिए ऑटोमेटिकली रेवेन्यू भी तो कलेक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली रेवेन्यू भी कलेक्ट हो रहा है ना। तो अब देखिए वो फोर्स का काम भी कर रहा है ये, लेकिन एक्चुअली में है कौन, ये कॉन्टिंजेंट रखता है अपने साथ टुकड़ी सेना की, तो एक्चुअली में तो ये सैनिक योद्धा है, लेकिन सैलरी मिलेगी भैया असाइनमेंट ऑफ द लैंड के थ्रू। तो जब ये लैंड असाइन हो जाता था इसको, उसी टाइम से ये वो लैंड है जागीर, इसकी जागीर है, तो ये जागीरदार भी कहलाता था। अब ध्यान से देखिए, ये लैंड इसे 3 साल के लिए एलोकेट होता था मेजॉरली। इस लैंड पे इसका कोई प्रॉपराइटरी राइट मालिक नहीं है ये, इस लैंड पे इसके बच्चों का आगे हेरिडिटरी राइट भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक मनसबदार का आगे बेटा मनसबदार बनेगा ये भी ज़रूरी नहीं, वो भी एक मेरिटोरियस पर्सन ही नया मनसबदार बनेगा। मैंने मैं मनसबदार हूँ, मेरे पीछे सेना है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा मुझसे छोटे या मुझसे बड़े मनसब पे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरे चले जाने के बाद या मुझे जॉब से निकालने के बाद या मेरे गुजर जाने के बाद मेरी कोई भी धन संपत्ति, किसी तरह की चीज़ जो मेरे ऑफिस से जुड़ी है वो नहीं मिलेगी आगे सक्सेसर को। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैं जिस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा हूँ जस्ट एज अ सैलरी असाइनमेंट है, वो लैंड पे मेरा कोई मालिकाना हक नहीं है, वो लैंड पे मैं सदा नहीं रहूँगा, मुझे रोटेट करते रहेंगे ये सारी चीज़ें, और वो मैं उस जगह का जागीरदार हूँ। लेकिन इसके साथ ही वहाँ पे एक पर्सन रहता था ज़मींदार। ज़मींदार एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी था लोकल लेवल पे रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प कराने के लिए। ज़मींदार मुग़लों के आने के पहले था, ज़मींदार मुग़लों से पहले आने वाले सल्तनत शासकों के आने से पहले था। ज़मींदार वो है जो एक ओरिजिनल पर्सन के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसने विलेजेस को बसाने में कभी मदद की है। इसकी ग्राउंड पे ज़मींदार की तरफ गांव का समाज कुछ जिम्मेदारियां रखता है, कुछ रिस्पेक्ट रखता है, कुछ ऑब्लिगेशंस रखता है। इसके तहत ज़मींदार को जो भी रूलर सेंट्रल लेवल पे आते रहे वो रेवेन्यू कलेक्शन की मशीनरी में ज़मींदार को एकोमोडेट करते रहे, जगह देते रहे। रेवेन्यू कलेक्शन में ज़मींदार हेल्प करता था सेंट्रल ऑफिसर की, लाइकवाइज अभी भी सेम ज़मींदार हेल्प करता है जागीरदार की। जागीरदार माने मनसबदार। ऐसे में ज़मींदार को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो ये क्यों ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है, उसके कुछ हेरिडिटरी राइट्स हैं, मतलब उसको सदा ही उस गांव में एक टैक्स फ्री लैंड एलोकेटेड रहता है, और वो टैक्स फ्री राइट उसको भी रहेगा, उसके आगे बच्चों को भी रहेगा, सबको ये हेरिडिटरी है। मतलब उसकी जो थोड़ी ज़मीन पे मुग़ल सरकार टैक्स नहीं लेती, प्लस जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन मुग़ल सरकार गांव से या लोगों से कर रही है, इसमें भी थोड़ा सा शेयर उसका रहता है, क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्शन करा रहा है। एक तो देखिए टैक्स फ्री लैंड थोड़ा सा उसको मिला, इस पर टैक्स कोई नहीं, और दूसरा रेवेन्यू कलेक्शन में उसका एक शेयर भी होता है, थोड़ा सा प्रोपोर्शन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। ये है ज़मींदार, लेकिन मालिक किसान है। बात करता हूँ अब मैं फार्मर की, पीजेंट की। ना तो जागीरदार ज़मीन का मालिक था, ना तो ज़मींदार ज़मीन का मालिक है, लेकिन जागीरदार के पास वो लैंड एज ए सैलरी असाइनमेंट आया, वो बदल जाएगा थोड़े समय में, और उसके वंशज उस जगह से आगे सैलरी के तौर पे रेवेन्यू नहीं ले सकते। लेकिन ज़मींदार वहाँ पे हेरिडिटरी है, ज़मींदार के पास जो अपना रेंट फ्री लैंड है उस पर उसका प्रॉपराइटरी राइट भी है, उसके बेटे, उस मालिकाना हक है, उसके बेटे आगे ले सकते हैं। प्लस जिस उस गांव में मान लीजिए उसका कोई रेंट फ्री लैंड लिया, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट कराने में ही उसका एक रोल है, ये प्रोफाइल भी उसके बेटे आगे होल्ड कर सकते हैं रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी की, तो वो हेरिडिटरी पोजीशन है, वंशानुगत है। ओके, समय गया, मुग़ल गए, मनसबदार चले गए, जब मनसबदार ही नहीं रहा तो काहे का जागीरदार, वो मनसबदार ही तो जागीरदार था। अब तो है ज़मींदार। तो अब वो जो किसान होता था ना, एक्चुअल प्रोड्यूसर, जिसके ऊपर मुग़ल शासक ने लगान तय किया होता था कि तेरी कुल उपज का 1/3 मैं ले रहा हूँ, 100 रुपये का पैदा करता है, मैं 33 रुपये तेरे से ले रहा हूँ, तो मालिक किसान है, रेंट किसान देता है। ज़मींदार सिर्फ रेंट कलेक्ट कराने में और रेवेन्यू को असेसमेंट करने में
कि कितना रेवेन्यू बनता है, कितना लगाना चाहिए, सिर्फ इन चीज़ों में मदद करता था। जागीरदार सिर्फ उस रेवेन्यू को ले जाने में मदद करता था। पैसा ज़मीन से खेत उगाना और मलिकाना हक ये किसान का था। लेकिन अंग्रेज़ों ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद, जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीता, उसके तहत जो वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई ना 1765 की, जिसमें इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के सिविल रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल गए मुग़ल बादशाह शाह आलम से। उसके तहत इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हमको तो अश्योर्ड और पेरिनियल फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लेना है। पहली बात, हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं है कि हम कलेक्ट कराएं, क्योंकि बिकॉज वी आर कॉलोनियलिस्ट पावर, वी आर बिजनेस एंटरप्राइज, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को रिक्रूट करके उस पर सैलरी का खर्चा नहीं कर सकते, हम ज़्यादा मिडल मैन क्रिएट नहीं कर सकते, हमें लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वोकैबुलरी, टैक्सेशन, लॉज, असेसमेंट्स भी नहीं आती। हम सीधा ज़मीन पे मलिकाना हक रख के सीधे ज़मीन के मालिक बन के अदर यूरोपियन पावर के नज़रों में कुछ अप्रीहेंशंस क्रिएट नहीं करना चाहते कि वो ये कहें कि देखिए अब ये सीधा इंपीरियलिज्म कर रहे हैं, हम भी करेंगे। ऑलरेडी उस टेरिटरी में, बंगाल टेरिटरी में, बिहार में, उड़ीसा में कितने यूरोपियन अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और वो वहाँ के लोकल रूलर को कई तरह की ड्यूटीज़ और टैक्स देते हैं। अगर हमने मालिकाना हक सीधा कर लिया तो हो सकता है वो हमें वो वाली ड्यूटीज़, टैक्स और रेवेन्यू देने से मना कर दें। आम लोगों की अपने नवाब के प्रति, लोकल ऑफिसर के प्रति बहुत स्वामी भक्ति है, वो उनसे जुड़े हैं। अगर हम सीधा सत्ता में सीधा ज़मीन पे मालिकाना हक करेंगे तो हो सकता है हमारे खिलाफ विद्रोह भी हो जाए, हो सकता है हमें ज़मीन का मालिक देख करके सारे राजा इकट्ठे हो जाएं जो अब तक कभी इकट्ठे नहीं हुए थे एक विदेशी ताकत के विरुद्ध। ऐसे कई दिमाग में उनकी बातें थी, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई एक तो बड़ी विडंबना ये है कि हम डायरेक्टली ये सारी की सारी ज़मीन पे मालिकाना हक अज्यूम नहीं कर सकते, हम सीधा बंगाल पे शासन नहीं करेंगे। और दूसरा, हमें अश्योर्ड फिक्स परमानेंट पेरेनियल फ्लो ऑफ रेवेन्यू भी चाहिए। तो छोटे छोटे फार्मर से नहीं होगा, हमें पूरे लैंड को फार्म आउट करना पड़ेगा बड़े ज़मींदारों के। तो वही के ज़मींदार सेलेक्ट करके उनको रातों रात ज़मीनों का मालिक बना दिया, और किसान जो कि मालिक था रातों रात टेनेंट हो गया, किसान रातों रात किराएदार हो गया, और ज़मींदार जो कि जिसकी ड्यूटियाँ अब तक सिर्फ दो थी, एक तो रेवेन्यू कलेक्शन कराने में मदद करना, और दूसरा जिसको थोड़ी सी बेनिफिट मिला था एग्जम्पशन फ्रॉम द टैक्स फ्रॉम द रेंट फ्री लैंड, वो रातों रात प्रोपराइटर ऑनर हो गया, मालिक हो गया। और जो मालिक था किसान वो किराएदार हो गया, तो मालिक और किराएदार का चेंज ही हो गया सिस्टम। और ऐसे में ये किराएदार जो नए आए हैं किसान, इनको निचोड़ने का काम कर दिया ज़मींदार ने, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम के तहत अंग्रेज़ों ने ज़मींदार से कहा कि भाई आप ज़मीन के अब मालिक हैं, आप हमें रेवेन्यू देंगे, आप हमें लगान देंगे, और क्योंकि आप ज़मीन के मालिक हैं तो जो किसान है वो आपका रेंटियर है, वो तो आपका किराएदार है, तो आप उसे रेंट लेंगे। मतलब सिंपल सी बात ये है, ऐसा है कि अरे यार तुम किधर जाते हो, तो ये उतर जाता है यार, कितना कुछ करना पड़ता है ना हर खबर। क्लियर एक्सप्रेशन और क्लियर थॉट्स जो आप रखती हो वो रखने के लिए माइक बहुत ज़रूरी है मुझे, वरना तो आप किधर से रख पाओगी। इधर ये देखो क्या नाम है आपका इंग्लिश में, शहर। ये देखो शहर, यहाँ पे कौन है, एक अंग्रेज। ए से लिखूँ या इंग्लिश ई से लिखूँ? इंग्लिश, बी से ब्रिटिश लिखता हूँ। खुश हो? ये देखो एक अंग्रेज है, बी से ब्रिटिश, एक जेड से कौन है, ज़मींदार, और एक पी से कौन है, पीजेंट, एफ से फार्मर भी होता है। अब मुद्दे की बात यह है कि असल में इस बी से जो ब्रिटिश है इसकी जेब में मान लो 80 रुपये ही आना है, इसके जेब में 80 रुपये आना, बस उसका नाम बदल रहा है। लेकिन क्योंकि ये जेड से जो ज़मींदार है ये एक तरह से ओ से ऑनर भी है, मालिक है, इसकी वजह से ये 80 रुपये जब ज़मींदार ब्रिटिशर को दे रहा है ना, तो मालिक जब दे रहा है तो मालिक किराया तो नहीं देगा, मालिक तो लगान देगा, तो ये 80 रुपये का नाम रेवेन्यू होता है ना। लेकिन ये 80 रुपये इस ज़मींदार नाम के मालिक ने दिए कैसे? इसने आगे से कलेक्ट किए ना, पीजेंट नाम फार्मर से, जो कौन है, किराएदार, जो कौन है, रेंटियर।
जब पीजेंट ने ये 80 रुपया ज़मींदार को दिया है तो किराएदार तो मालिक को रेंट ही देगा ना, तो ये रेंट है। रेंट से रेवेन्यू तक के सफ़र में रुपया तो 80 ही है, नाम बदल रहा है, यहाँ रेंट है, यहाँ रेवेन्यू। इस तरह के वर्ड बार बार यूज़ होंगे, रेंट, रेवेन्यू। बस आप इतना समझिए, जिसने अग्रीमेंट किया है जैसे ज़मींदार, वो रेवेन्यू देगा क्योंकि वो मालिक है, और जो उसके तहत किराएदार के तौर पर काम कर रहे किसान हैं, अब वो मालिक नहीं है इसलिए वो रेंट देते हैं। रेंट और रेवेन्यू दो अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही सिस्टम के तहत दो यूज़ होने वाले वर्ड हैं, क्योंकि स्टेटस बदल जा रहा है, स्टेटस बदल जा रहा है। ब्रिटिशर से ज़मींदार तक, ज़मींदार से पीजेंट तक स्टेटस चेंज हो रहा है। किसका? ऑक्यूपेंसी का, ऑनरशिप का। एक ऑक्यूपेंसी का राइट रखता है, वो है टेनेंट, उसके बाद लैंड को ऑक्यूपाई करने का राइट है टेनेंसी का। एक ऑनरशिप का राइट रखता है, प्रॉपराइटरशिप का, वो है ज़मींदार। एक ओवरलॉर्ड है, वो है ब्रिटिश। सिंपल। इसके तहत अब क्या होगा, जब ये सिस्टम आपने इस्टेब्लिश कर लिया, धीरे धीरे आप भारत में फैलते चले गए। आपने पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा का रीजन लिया। नीचे की दक्षिण की बात करें अगर हम दक्षिण के राज्यों की, 1799 में आपने टीपू सुल्तान ख़त्म किया। 1801 से 1803 कार्नेटिक और बाकी एरियाज़ ख़त्म किए। स्लोली 1820 तक आपने मेजॉरिटी ऑफ द कार्नेटिक, हैदराबाद और मैसूर, ये तमिलनाडु, ये इलाके लेकर के यहाँ पर आपने रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम लागू कर दिया। बंगाल में ज़मींदारी, यहाँ मद्रास में रैयतवाड़ी। समय आगे बढ़ा, आपने 1818 में बंगाल मराठों को तीसरे युद्ध में हरा दिया, एंग्लो मराठा वॉर 3। तो आपने ये पूरा रीजन लेकर के भी गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे एरिया में बंगाल प्रेसिडेंसी बना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना करके यहाँ पे आपने लागू कर दिया फिर से रैयतवाड़ी। इस तरह से आपके रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश होते रहे, और यहाँ से शुरुआत हुई आपकी नई नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की। जो विरोध कब विद्रोह बन गए समझ ही नहीं आया। लगातार लोकल ट्राइबल्स, लगातार पीजेंट्स के द्वारा, आपके द्वारा ढाई जा रही यातनाओं पर कई याचनाएं दी गई, कई याचिकाएं दी गई, कई प्लीज़ उन्होंने लगाई, कई विरोध हुए, लेकिन ना सुनने पर विद्रोह हुए। उन विद्रोहों की गाथा आज हम सुनने जा रहे हैं। इन विद्रोहों की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट कैरेक्टर के हैं, इनका डिफरेंट तरीका है। कैसा है, कैसे टीचर हैं यार, टॉपिक का नाम भी नहीं लिखते, पढ़ाना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। कई बार 15-15 मिनट टॉपिक का नाम ही लिखते रहते हैं कुछ, और हमने टॉपिक बिगिन कर दिया है ना। ऐसा क्यों कर दिया पता है? मुद्दे से मुद्दा है, मुद्दा चल रहा है, पता ही है। ओके, तो ट्राइबल रिवॉल्ट। अब ट्राइबल रिवॉल्ट में सबसे पहले क्या चीज़ होगी, देखो इसमें क्या होता था, क्या है, शहर। इसमें देखो ये इंडिया मानती हो, भारत तो नहीं कहती, सेम ही है। अब ये जो इंडिया के तहत कुछ इलाके हैं, जैसे बंगाल का, बिहार, आज झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद नर्मदा और तापी नदी के माउंटेनस, यानी कि उनके सराउंडिंग में जो विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंजेस हैं, उनके माउंटेन रेंजेस, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र का कुछ एरिया कोइंसाइड कर जाएगा। ये सारे डीप पॉकेट्स एरिया विद रिच फॉरेस्ट, विद माउंटेनियस एरियाज़, विद इंटीरियर लोकेलिटीज़। इन एरियाज़ में कुछ कम्युनिटीज़ रहती थी अपने बहुत ही आइसोलेटेड कस्टम, कल्चर, मैनर के साथ। हुआ क्या, मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पे बात करता हूँ। सपोज़ कीजिए इस पॉइंट से ब्रिटिशर्स ने शुरू किया है, इस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, और ये पर्टिकुलर रीजन है जो ट्राइबल इनहैबिटेड रीजन है। ऐसे में सबसे पहले तो जो इस रीजन में, यानी कि इसे वर्ड यूज़ किया गया फ्रंटियर, इन्हें कहा गया था फ्रंटियर ट्राइब्स। जो फ्रंटियर रीजन पे है, द फ्रंटियर विद द ब्रिटिश। Now Britishers are having civil administrative rights. Ultimately they are the political power. Now they are extending their authority. When there is the extended authority of the Britishers and you are living in that area, so basically this is the point of confrontation. This is the front. Now this front is related to the frontier tribe. तो जो frontier tribe हैं
उनके एंड पर अगर आप देखेंगे तो किस तरह के रिवॉल्ट होते हैं, उनका रीज़न क्या है। फ्रंटियर ट्राइब रिवॉल्ट्स का रीज़न यहाँ पर मेनली जो रहता है वो पॉलिटिकल रहेगा, बट कहीं ना कहीं वो सेकुलर होगा। ओके, अब लुक एट अबाउट द दीज ट्राइब्स, दे वेरी डीप इंटीरियर ट्राइब्स। इनका कैरेक्टर नॉन फ्रंटियर होगा। जो नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स हैं उनकी जो फाइट रहेगी, इनकी फाइट मोस्टली रहेगी किन से, आउटसाइडर्स। जिन आउटसाइडर्स ने इंटरवीन कर दिया इनके कस्टम, कल्चर, मैनर्स, तो ये मेनली आउटसाइडर से लड़ेंगे एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ेंगे। ओके, दे आर फाइटिंग द फ्रंटियर ट्राइब्स, they are fighting for their sovereignty, they are fighting for their authority, for their political existence, for their area, independence. And the interior tribes, they are fighting for their culture, their identity. Look, the political authority and identity is somewhat different aspect. So the interior tribes are fighting for the identity, for the character, for the culture, custom, manner, distortion in the society. Okay, the non-tribal, non-frontier tribes and frontier tribal issues we will study. मैंने political, secular and the non-frontier is outsider and administration and you can say somewhat religious. You are distorting the culture, custom, manner, not religious. So the thing is, जब हम बात करते हैं all in all tribal revolt की, तो मैं आपको कहूँ कि all in all tribal revolt की बात करें तो क्या है, मोस्टली ट्राइबल रिवॉल्ट्स आर रिवाइवलिस्ट। क्या है, रिवाइवलिस्ट, बिकॉज यू वांट टू रिवाइव योर ओल्ड कल्चर, कस्टम, मैनर, क्योंकि आपको सप्रेस कर दिया, ऑप्रेस कर दिया, आपका कैरेक्टर ही बदल दिया, तो मेनली क्या है, रिवाइवलिस्ट। अगला आइडेंटिटी, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, आज़ादी, आपको रिवाइवल करना है, आपको आइडेंटिटी है, एंड इंडिपेंडेंस। इस तरह से आप ट्राइबल रिवॉल्ट्स को मोटिवेटेड देखेंगे। ये क्या, और ये किसके अगेंस्ट है, ये क्या हो रहा है। देखिए, जब आप पूरा ब्रिटिश फेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एलियन रूल स्टडी करते हैं, उसके तहत आप ये कर सकते हैं, ऐसा कोई भी हार्ड लाइन डिमार्केशन सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रोसेसेस में कभी भी हार्ड लाइन डिमार्केशन नहीं होती। यू कैन नॉट से द ओरिजिन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन इज फ्रॉम दैट डे, नथिंग लाइक दैट। द पर्सन हु प्रपाउंडेड द रिलीजन, उसका बर्थ हो सकता है, रिलीजन इज टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट ना। किसी एक दिन में धर्म का स्थापना, वो ठीक है, दीन इलाही किया था अकबर ने, वो एक अलग चीज़ है, आई बात समझ में। द रिलीजन्स आर समवट ऑर्गेनिकली इवॉल्व होते हैं। इसी तरह से आप ट्राइबल रिवॉल्ट्स की, रिवॉल्ट्स क्या हैं, एक तो सेंटिमेंट्स है ना बच्चे, आपकी एक आउटबस्ट है ना अगेंस्ट द सिस्टम, तो ये ऑर्गेनिकली इवॉल्व होता है। हाँ, एनी इवेंट कैन हैपन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डेट और ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे इन द इवनिंग, मॉर्निंग, बट दैट प्रोसेस इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक, वेरी एवोल्यूशनरी। सो तो मैं जो भी बताने जा रहा हूँ, द डेट्स आर नॉट फिक्स, years are not fixed, they are fluidic in character and they are overlapping each other somewhere, but the major overall perception is like that कि आप इसको 3 phases में बांटिए। फर्स्ट फेज, जब हम फर्स्ट फेज की बात करेंगे तो ये कहाँ से शुरू होता है, ये समवट 1795 से शुरू होकर के 1860 तक जाता है। 1795 से 1860 तक, ये इस दौरान जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स होंगे उनका कैरेक्टर क्या होगा, पॉलिटिको रिलीजियस। पॉलिटिको रिलीजियस मैं जस्टिफाई करूँगा इसे अभी सारे रिवॉल्ट्स के दौरान कि ये पॉलिटिको रिलीजियस था। सेकेंड फेज़ आप जब स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड फेज़ के रिवॉल्ट्स जो होंगे वो 1860 से 1920 तक होगा और इनका कैरेक्टर, इनका रीजंस क्या होंगे, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। आप सारे एक से एक रिवॉल्ट देखेंगे जो इकोनॉमी से कनेक्टेड होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से होंगे। और इसके बाद जब हम थर्ड फेज़ में एंटर करेंगे, थर्ड फेज़ ये कब से कब तक होगा, ये 1920 से 1947 तक होगा।
और इनका कैरेक्टर इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से आइसोलेटेड रिवॉल्ट कैरेक्टर से, इंडिविजुअल रिवॉल्ट, स्कैटर्ड रिवॉल्ट। ट्राइबल रिवॉल्ट क्या थे? आइसोलेटेड थे, बहुत ही स्कैटर्ड थे, बहुत ही वाइड स्प्रेड थे, ठीक है, बहुत ही फ्रीक्वेंट थे। अगर आप मुझे आज पूछें कि सर इनके बारे में अगर आप इनकी थोड़ी रूपरेखा मुझे बताएं, सो दे वर वायलेंट, वेरी वायलेंट। कोई भी विद्रोह जो हुआ है हथियारबद्ध हुआ है, चाहे आप संथालों की बात करें, हाथ में उनके स्पीयर्स होते थे, एक्सेस होते थे, बो होते थे, और चित्रण भी उनका यही है, तो दे आर वायलेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, दे आर आइसोलेटेड, अलग अलग हुए हैं, एकजुट नहीं हो पाए, स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं सारे, अलग अलग भी हों, मैं कहता हूँ अलग अलग भी हों, लेकिन अपने आप में ही स्पॉरेडिकल ना हो, जुट ग्रुप में करें, तो स्कैटर्ड रहे ये बहुत। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, द वेरी फ्रीक्वेंट। अभी 1835 में क्रश किया तो 1836 में, 1836 में क्रश किया तो 1839 में, 1839 में क्रश किया तो 1841 में, 1843 में, 1840, so you can see a kind of upheaval. So for according to me there is the word upheaval you can use because 1835 से 1865 तक चल रहा है, 30 साल का एक फेज़ है पूरा, जिसमें आप कुछ साल गोरिल्ला वारफेयर कर रहे हैं, कुछ समय पिच्ड बैटल्स ग्राउंड में लड़ रहे हैं, सामने से लड़ रहे हैं, कुछ समय में आप उनकी मशीनरी को मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, उन्हें रॉब कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उनके ऑफिसेज़ को जला रहे हैं, उनके तंत्र को, रेलगाड़ी की पटरियों को खा। इट इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंट बट अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो इस तरह से इन्हें फ्रीक्वेंट कहा जाता है। ये एक ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा 1919-20 के अराउंड एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, फिर 10 साल के बाद आप 1931 के दौरान जाके सिविल डिसओबीडियंस कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। पहले तो ये बहुत मास नहीं होते थे, ये ग्रुप्स में नहीं होते थे, ये आइसोलेटेड होते थे, ये स्कैटर्ड होते थे, ये टाइम इंटरवल्स इनमें नहीं रहते थे, बट दे आर वेरी फ्रीक्वेंट, दे आर समवेयर नॉट प्लान्ड, ऐसा कहा जाता है। मैनेज्ड भी उस लेवल पे नहीं होते थे, बट दे आर वेरी वायलेंट, तो वायलेंट बहुत होते थे। ऐसे में जब हम इनकी बात करते हैं तो थर्ड फेज़ जो इसमें चेंज आ गया बहुत। ये थर्ड फेज़ जो था ये मास मूवमेंट का फेज़ था। इट वाज मास मूवमेंट फेज एट द नेशनल लेवल बिकॉज इट वाज द फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। द मास मूवमेंट फेज 1920, एडवेंट ऑफ द 1915 एडवेंट ऑफ द महात्मा गांधी, द मास मूवमेंट फेज बिगिनिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, the mass movement phase of the communist, the left, the secularist. So it was a mass movement phase. ऐसे में ये थर्ड फेज 1920 to 1947 में ट्राइबल रिवॉल्ट्स जो हैं वो मास मूवमेंट फेज के साथ कोइंसाइड कर गए, और ऐसे में वो भी तो छूते नहीं रहेंगे ना मास मूवमेंट कैरेक्टर से। तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस जो रीजंस थे वो धीरे धीरे जो इंडिविजुअली आइसोलेटेड वे में वो कर सारा मास मूवमेंट कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे में एक चीज़ का अंतर दिखेगा। जब ये फर्स्ट फेज़ के रिवॉल्ट हो रहे थे पॉलिटिकल रिलीजियस, तो मोस्टली जो ट्राइबल्स हैं उनके जो शुरू से जो लीडर्स हैं वो लीडर्स उन्हें लीड प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन जब हमने बात की इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से सेकंड फेज़ के रिवॉल्ट स्टार्ट हुए 1860 से 1920, तो मोस्टली इनको सपोर्ट कर रहा है कौन? क्योंकि लड़ाई ज़मींदार के अगेंस्ट है, लड़ाई मनी लेंडर के अगेंस्ट है, लड़ाई अंग्रेजी के अगेंस्ट। तो लीड कौन करेगा? लो क्लास लीडर, जो लो क्लास से है, जो गरीब गुरबे की बात करेगा, क्योंकि कारण आर्थिक है ना, तो इसके लीडर मोस्टली लो क्लास सेगमेंट से उभर करके आ रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लो कास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लो क्लास। इन ट्राइबल सोसाइटी कास्ट सिस्टम इज़ वेरी ना हाईली एब्सेंट, कॉन्स्पिकस। इसको देखिए 1920 to 1947 यहाँ पे मास मूवमेंट जो मैंने बताया नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के साथ ये कोइंसाइड कर गया। इसका मतलब यहाँ पर इनको लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए कौन आ रहे हैं? द मास लीडर्स, और वो कई बारी नॉन ट्राइबल भी होते थे, वो ट्राइब के बाहर से भी होते थे, और दे आर एजुकेटेड ऑल्सो। आप देखेंगे एजुकेटेड एंड नॉन ट्राइबल पीपल इनका कॉज उठा लेंगे, ये एक बड़ी चीज़ है। इस तरह से 3 फेजेस हमने देखे हैं, और मैं अभी आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ हम फर्स्ट फेज करने जा रहे हैं। द 1795 to 1860 द फर्स्ट फेज द पॉलिटिको रिलीजियस फेज ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट। ओके, वी विल स्टडी। हम शुरुआत पहले करते हैं उड़ीसा से, हैं? वैसे तो मैं शुरुआत कहीं और से भी कर सकता था, लेकिन उड़ीसा से शुरुआत करते हैं। उड़ीसा को अब क्या कहते हैं? नया नाम क्या है बेटी? ओडिशा, ठीक है। कैसे लिखूँ मैं? स्पेलिंग बताओ। ODH
और पहले कैसे लिखते थे ओ? पहले बेटे टाइम वेस्ट हो रहा है दूरदर्शकों का, जल्दी बताओ। सही बोला? ऐसे और अब ऐसे। पता लग गया आपको? उड़िया भाषा यहाँ की भाषा है, उड़िया। ओके, देखिए उड़ीसा की आज की डेट में अगर आप मैप पे बात करें तो उड़ीसा में यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में गंजाम डिस्ट्रिक्ट, गंजाम, क्या है? गंजाम डिस्ट्रिक्ट। अब क्या हुआ यहाँ पर? देखिए शुरू से ही गंजाम डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़मींदारी फैमिली एग्जिस्ट कर रही थी, ज़मींदारी डायनेस्टी। क्या थी ये? भांजा डायनेस्टी। कौन सी? भांजा डायनेस्टी। आज यहाँ पर एक जगह है जिसे हम क्या कहते हैं, पहले घुमसूर था, आज भी घुमसूर है, लेकिन नाम अब हो गया है भांजा नगर। क्या हो गया? भांजा नगर। भांजा डायनेस्टी। यहाँ का शासक कौन था? कृष्ण भांजा, कृष्णा भांजा, ये रूलर हुआ करता था। शुरुआत से ही उड़ीसा के लोगों का ये मानना है कि घुमसूर के ये भांजा, जिन्हें हम पहले घुमसार लिखते थे, आज अगर आप घुमसार सर्च करेंगे तो आपको राजपूताना में भी शो होगा, तो आपको नेट पे फिर घुमसूर लिखना होगा। और इस रिवॉल्ट को अगर आपको नेट पे सर्च करना है तो आप इसे खोंड अपराइजिंग के तौर पे और घुमसार अपराइजिंग के तौर पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं घुमसार से ही बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कृष्णा भांजा होते थे, शासक होते थे। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर धीरे धीरे 1765 के इलाहाबाद की ट्रीटी की वजह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी ले ली थी, अपना राइट एक्सटेंड करना शुरू किया दीवानी का। और ये कौन थे? जो भांजा रूलर हैं, ये भांजा डायनेस्टी जो है ये क्या है? ज़मींदार। कौन से? द स्ट्रॉन्ग बिग हेरिडिटरी ज़मींदार। तो इनके राइट्स को एनक्रोच करेंगे ना ब्रिटिशर्स, अपने राइट्स को एक्सटेंड करते हुए। सही बात। तो फिर ये अचानक से ही ब्रिटिशर्स के फ्यूडल नहीं हो गए क्या? ये उनके सामंत हो गए ना। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि आप एक तरह से ये ब्रिटिशर्स के फ्यूडल के तौर पर शासन करने लगे, जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सामंती एक तरह से दीवानी अंग्रेज़ों को मिल गई थी, है ना। तो भांजा किनके फ्यूडल हो गए? इनके। तो भांजाज ने शुरू से 1778 से ही रेजिस्टेंस क्रिएट किया ब्रिटिशर्स की मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज और ब्रिटिशर्स के अपने रूल को एक्सटेंड करने की तरीके के अगेंस्ट। ओके, सिस्टम चलता रहा, लेकिन समा बिगड़ गया, पोजीशन बहुत डिटेरियोरेट हुई। कब हुई? ध्यान से समझो। कृष्णा भांजा के सक्सेसर आते रहे, इन्होंने लंबे समय से बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया अंग्रेज़ों को। 1778 ऑनवर्ड्स कई छोटी छोटी झड़पें, स्कर्मिशेस इनके एंड पर और ब्रिटिशर्स के एंड पर होती रही। इन्होंने कभी भी अपने पैटर्नल राइट्स को कंसीड नहीं किया अंग्रेज़ों को, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जिस्ट करते रहे। लेकिन समय आगे बढ़ा और ये समय 1835 का है। इस टाइम पर एक शासक हुआ करते थे इन्हीं की लीनेज में, धनंजय भांजा। धनंजय, आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे। अब ये धनंजय के समय में क्या हुआ? धनंजय के समय में अंग्रेज़ों के द्वारा जो टैक्स बढ़ा करके लगाए जाने की मांग रखी गई, पहली बात। दूसरा, उनके द्वारा प्लान चल रहा था कि इनके बाद इस ज़मींदारी की सक्सेसरशिप को ब्रिटिशर्स डिसाइड करे थे। लंबे समय से इस ज़मींदारी की हेरिडिटरी कैरेक्टर में जो सक्सेसरशिप का इनका अधिकार था अपना, उसके स्टेटस को तय करने के लिए अंग्रेज़ दखल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भांजा शासक हमेशा ही उसका विरोध करते चले आए कि आप हमारे हेरिडिटरी राइट के तहत जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमारे किस सक्सेसर को हमें बैठाना है, यू कैन नॉट डिसाइड। लेकिन अंग्रेज़ ये करना चाहते थे। ऐसे में 1835 की सिचुएशन बनी। भांजा शासक धनंजय भांजा के द्वारा जब रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया तो एक तरह से युद्ध के आसार बने, और धनंजय वहाँ से अपना ग्रह छोड़ करके जंगलों की तरफ गए। और ये जंगलों में उन्हें मिलती है एक ट्राइब, और वो है खोंड। उन्हें तो शुरू से ही पता था इस ट्राइब का, पहली बार अब इस ट्राइब का पता लगेगा कुछ लोगों को। खोंड को हम खंड भी कहते हैं, खंड, कहीं कहीं पर खंडा भी कहा जाएगा इनको। ओके,
खोंड कहाँ रहते हैं? ये बहुत लंबे इलाके में नॉर्थ से साउथ तक फैले हुए हैं। आई बात समझ में? ये आपको उड़ीसा में मिलते हैं, आंध्र में मिलते हैं, बंगाल में मिलते हैं, साउथ बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र के ईस्टर्न एरिया, इस सारे बेल्ट में आपको खोंड मिलते हैं। ओके। और ये संथाल, खोंड, भील, तो संथालों के साथ खोंड भी एक बहुत बड़ी ट्राइब है देश की, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब है। खोंड कौन हुआ करते थे? शासक भांजा रूलर्स जो हैं वो पूरे के पूरे घुमसार के शासक हैं। उसी में जंगल आते हैं। जंगल कहाँ आते हैं? हम ईस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं। प्लेन एरिया में शासक रूल करता है और ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे पहाड़ों की बात हो रही, घाटों पे, जंगलों में, अपनी सेक्रेड ग्रुप्स में, अपनी पॉकेट्स में रहते हैं ट्राइब। लेकिन ट्राइब एक तरह से ट्रिब्यूट तो राजा को ही देंगे ना। हालांकि ट्राइब अपना एक सेमी ऑटोनॉमस कैरेक्टर तो रखते हैं, लेकिन ट्रिब्यूटरी तो राजा के ही हैं। राजा के प्रति लॉयल्टी तो रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो भांजा शासकों के प्रति लॉयल्टी थी। धनंजय को शरण दी उन्होंने। इसको ढूंढते ब्रिटिशर्स पहुंचेंगे अब पहली बार जब ये घाट चढ़ेंगे ईस्टर्न, और उनको मिलेंगे खोंड ट्राइबल्स। लेकिन इसके पहले क्या हुआ? 1835 में ही धनंजय के निकल जाने के बाद अभी 2 सक्सेसर एग्जिस्ट कर रहे हैं। उन सक्सेसर्स के एग्जिस्ट करते हुए भी अंग्रेज़ों ने अपनी इच्छा से नए पर्सन को गद्दी पर बैठाने का काम कर दिया। ये चीज़ रेजिस्ट की गई उन सक्सेसर्स के द्वारा जो ये कहते थे कि जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप हमें गद्दी से नहीं हटा सकते। इसमें से एक सक्सेसर बहुत इंपॉर्टेंट था जिसका नाम था जगन्नाथ भांजा। उनके द्वारा रेजिस्टेंस हो रही थी, लेकिन अंग्रेज़ ढूंढ रहे थे किसको? धनंजय। लगातार पहाड़ों की चढ़ाइयाँ होती चली जा रही थी और खोंडों से उनका पाला पड़ा। यहाँ पर पहली बार इन्हें ऑब्जर्व किया गया। अब होगा क्या यहाँ पर? खोंडों की कई आपत्तियाँ थी। किस तरह की आपत्तियाँ थी? सबसे पहली आपत्ति खोंड ये दर्शाते थे कि आपने 50% तक जो रेवेन्यू कर दिया है वो 50% रेवेन्यू हम पे नहीं कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी में नहीं है। इस चीज़ का डिनायल शासक भी कर रहा था और इस चीज़ का डिनायल खोंड भी करते हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है बढ़े हुए रेवेन्यू के खिलाफ खोंड आदिवासी लोगों की आवाज़, पहली चीज़। दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये था कि अंग्रेज़ों के तहत अपने फॉरेस्ट से रिसोर्सेज बढ़ाने को लेकर के जो ट्राइबल्स के अपने ओरिजिनल राइट्स थे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, ग्रेजिंग के ऊपर, उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाना था। और उस रिस्ट्रिक्शन के तहत ही यहाँ पर खोंडों के भी बहुत सारे अधिकार जो हैं वो हैम्पर हो रहे थे। वो जंगलों में फ्रीली उन अधिकारों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, पहली बार ब्रिटिशर्स को 1835-1836 के अराउंड ही एनकाउंटर हुए एक ख़ास प्रथा जो शुरू से खोंड लोगों में होती थी, वो थी ह्यूमन सेक्रीफाइस, नर बलि देना, जिसे मरिया कहा जाता था। मरिया सिस्टम, ओके। जिस पर्सन की बलि देनी होती थी वो मरिया कहलाता था। ये फीमेल मेल कोई भी हो सकता था। इस सिस्टम पे अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी खोंड अपराइजिंग पे ही रहते हैं। अब हुआ ये करता था कि ये 3 चीज़ें, अनड्यू इंटरफेरेंसेस बाय द ब्रिटिशर्स इन द ट्राइबल राइट्स, सेकेंड, इंक्रीमेंट इन द टैक्स अप टू 50%, थर्ड, बैन ऑन द मरिया सिस्टम, द ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम ऑफ द खोंड ट्राइब। हुआ क्या? सबसे इमीडिएट रीज़न किताबों में ये लिखा गया है कि एब्डिक्ट कर देना, पोजेशन को अपने हाथ में ले लेना, किसकी? भांजा राजाओं की गद्दी की। गुमसार के शासक अपनी मर्जी के तय कराना अंग्रेज़ों के द्वारा, जो बर्दाश्त नहीं था किसको? खोंड ट्राइब को। क्यों? अल्टीमेटली उनकी लॉयल्टी अपने शासक की तरफ है। शुरू से ही खोंड और राजा के बीच में, खोंड कौन है? पहाड़ी लोग, राजा मैदानों पे हैं, इनके बीच में लायसन, इनके बीच में रिलेशन बना करके रखने वाला जो पर्सन होता था उसका टाइटल हुआ करता था डोरा बेसोई। क्या टाइटल होता था? डोरा बेसोई। डोरा बेसोई, ओके। और इस समय जो पर्सन ये काम संभाल रहा था, लाइजनिंग का वर्क कर रहा था, उसका नाम था कमल लोचन डोरा बेसोई। नाम क्या है? कमल लोचन। कमल नयनन, लोचन आँखों को कहते हैं, कमल लोचन। तो कमल लोचन डोरा बेसाई काम करता था। वो ट्राइब के एंड पे राजा से मीटिंग करता था, ट्राइब का ट्रिब्यूट कलेक्ट करके राजा को देता था, और राजा
ट्राइबल एरिया में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए इसी को यूटिलाइज़ करता था। ऐसे में राजा की रेगुलर आर्मी, राजा की पुलिस ट्राइबल एरिया में इंटरवीन भी नहीं करती थी, उनका कल्चर कस्टम डिस्ट्रॉय भी नहीं होता था। कमल लोचन डोरा बेसोई ने ये डिसाइड किया इस टाइम पर कि मैं राजा को सेव करूंगा, क्योंकि राजा ने इस समय उसे अपनी सेना का प्रतिनिधित्व दे दिया और कमांडर डिसाइड कर दिया। और कमल लोचन डोरा बेसोई के ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी है, वो ही नेतृत्व करेगा उस सेना का जो घुमसार की सेना है। इसका नेतृत्व करते हुए कमल लोचन डोरा बेसोई ने 1835 से 1837 के बीच में अंग्रेज़ों को कई चुनौतियां दी हैं। ये फर्स्ट फेज़ आ गया 1835 से 1837 का खोंड रिवॉल्ट का फर्स्ट फेज़। बहुत ज़बरदस्त चुनौतियां दी, क्योंकि अल्टीमेट नॉलेज थी पहाड़ों की, अल्टीमेट नॉलेज थी रिवर पैसेजेस की। कैमोफ्लेज एक्ट इतना स्ट्रॉन्ग आता था कि कहीं भी छुप जाया करते थे। जड़ी बूटियों को जानना, पहचाना, सारी चीज़ों में नॉलेज के होने की वजह से लगातार गुरिल्ला वारफेयर प्रैक्टिसेस ये करते रहे, छुप करके आघात लगा करके आक्रमण करने वाली, जो अंग्रेज़ नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन कई तरह की पॉलिसीज़ अंग्रेज़ों ने फॉलो की। उन्होंने कई तरह के खोंड ट्राइब के लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया और बहुत बड़ा 5,000 रुपये का इसके सर पे इनाम रख दिया। किसके? डोरा बेसोई, कमल लोचन डोरा बेसोई के ऊपर। कमल लोचन डोरा बेसोई के खिलाफ जब सेना की मूवमेंट की गई, कई तरह के इनाम रखे गए, कई तरह के लोगों को, खोंड ट्राइब के लोगों को अपने साथ तोड़ने का प्रयास किया गया। कमल लोचन के अगेंस्ट जो लैंड होता था, इसे महल कहते थे ना, लैंड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूनिट महल, कई डिफरेंट ज़मींदारों की नीड भी नहीं थी अपने साथ लाने की, जबकि इनके पास सेना बहुत थी अंग्रेज़ों के पास। उन सारे लोगों को, उन सारे ज़मींदारों को अपने साथ जोड़ा कि इसकी खिलाफत करो, और लगातार प्रेशर क्रिएट किया गया घुमसार शासकों के ऊपर कि भाई आप समर्थन कर रहे हो खोंडों को, इस वजह से वो इस तरह का विद्रोह कर पा रहे हैं, वरना वो नहीं कर सकते। प्रोसेस चलता रहा। अल्टीमेटली 1837 की बात है, कमल लोचन डोरा बेसोई पकड़ा गया और उसको पकड़ करके इन्होंने दक्षिण ऊटी जेल में भेज दिया उम्र कैद की सज़ा दे करके। ये प्रोसेस समझ में आया? समय आगे बढ़ता है 1841। ह्यूमन सेक्रीफाइस के ऊपर केंद्र की सरकार के द्वारा, यानी कि उस समय के गवर्नर जनरल के द्वारा एक एक्ट बना दिया जाता है, एक्ट 21। ये एक्ट 21 क्या है? एक्ट 21 के तहत ये डिसाइड किया जाता है कि एक एजेंट बनाया जाएगा एक एजेंसी को होल्ड करने के लिए। एजेंसी कौन सी है? मरिया एजेंसी। एजेंट कौन हो गया? मरिया एजेंट या फिर हिल एजेंट। क्या नाम है इसका? मरिया एजेंट या फिर हिल एजेंट, क्योंकि मरिया प्रथा को रुकवाने के नाम पर ये करना है। और इस मरिया एजेंसी और मरिया एजेंट के तहत जब 1841 में कार्य शुरू हुआ, यह बर्दाश्त नहीं हुआ किस पर्सन से? इसी का भतीजा। किसका भतीजा? कमल लोचन डोरा बेसोई का भतीजा चक्र बेसोई। ये कौन है? चक्र बेसोई। कुछ बुक्स में इसको रूलर कहा गया, घुमसार का गलत है। ये घुमसार का शासक नहीं, घुमसार के शासक बांजा थे। ये तो खोंडों का नेता है, यानी कि ये कई समय तक अपने चाचा को देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, सारी चीज़ों को देखता, अंडरस्टैंड करता रहा। जंगलों में उसके साथ इसने फ्यूजिटिव जीवन बिताया, युद्ध कला, शासन कला, नीतियाँ, पहाड़, सब इसने अंडरस्टैंड किए। और फाइनली उसके चले जाने के बाद इसने ये रोल अपनाया, क्योंकि जंगलों में घूमते फिरते हुए, ये सब करते हुए अंग्रेज़ों के द्वारा इसके पिता को भी मार दिया गया था। एक कॉज तो इसके पास शुरू से ही था, लेकिन बेसिस मिला जब ये 1841 का मेरिया एजेंट अपॉइंट हुआ। इसने जब इंटरवेंशंस करनी शुरू कर दी खोंडों की लाइफ के अंदर, तब जा करके 1846 का समय आता है कि चक्र बेसोई के द्वारा सारे खोंड को अपने साथ ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और बहुत ही भव्य रेजिस्टेंस दी जाती है अंग्रेज़ों को चक्र बेसोई के द्वारा। चक्र बेसोई युद्ध लड़ते हैं। शुरुआत में ग्रुप इनका अकेला रहता है, लेकिन धीरे धीरे इन्हें ज्वाइन करते हैं खोंडों के ही दक्षिण इलाके के सरवरा शासक। इसमें कृष्णदेव एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर माने गए हैं। सरवराज का सपोर्ट, तो आपको पूछा जाए कि भाई इसमें कौन कौन थे, तो इसमें खोंडों के साथ सरवराज भी थे। सरवराज ने आकर के उनको समर्थन दिया, लेकिन फाइनली चक्र बेसोई पकड़े गए, एग्जीक्यूट कर दिए गए। आई बात समझ में? ध्यान रखें, डोरा बेसोई जो हैं उन्हें जेल डाला गया, ऊटी, इनको एग्जीक्यूट किया गया है। ये थी खोंड अपराइजिंग की कहानी। क्या है इस अपराइजिंग की कहानी? देखिए 1857 से पहले ये चीज़ें बहुत हुई, लेकिन 1857 का रिवॉल्ट इन्हें ओवरपावर कर गया, ओवरशैडो कर दिया। उसका एक कारण है बहुत बड़ा। कारण क्या है? कारण ये है कि जो सो कॉल्ड हिस्टोरियन हैं वो इनको एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रीडम स्ट्रगल के तौर पर नहीं मानते थे। उनका मानना था कि अनऑर्गेनाइज्ड फाइट्स थी। पहली बात ये स्पॉन्टेनियस थी, यानी कि इनके पीछे की कोई प्लानिंग नहीं थी।
कोई मैनेजमेंट नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मैसेज सिस्टम नहीं था कि हमने विचारबद्ध तरीके से एक प्रॉपर प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के तहत एक रिज़ल्ट अचीव करने के लिए ये कैंपेन करना है। तो ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं थी, ये स्पॉन्टेनियस थी, इनमें लीडरशिप्स डिसाइडेड नहीं थी, ये इमीडिएट इफेक्ट के साथ इमीडिएट किसी कॉज की वजह से होती थी। तो इनको फिर उस कैटेगरी में रखा नहीं गया, इस वजह से इन्हें उस लेवल पर इंपॉर्टेंस भी नहीं मिली। लेकिन यही थी जो बेसिस बनी आने वाले समय में, जिसमें मास सपोर्ट कांग्रेस को मिलता है। वो कैसे मिलता? मास सपोर्ट कांग्रेस को मिलता है, भारत में लेफ्टों को, वामपंथियों को, कम्युनिस्टों को वायलेंस, जो वायलेंट सपोर्ट मिलता है वो तभी तो लोग अब तक वायलेंस करते आ रहे हैं, तभी तो मिल रहा है। और अंग्रेज़ों को भारत का कल्चर, कस्टम, मैनर समझ आ रहा है, वो इनकी डिमांड्स को अकोमोडेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमने ये सब झेला है पहले। इसमें आपको मारिया कमेटी की कहानी और मारिया एजेंट और ये सारा समझाना ज़रूरी है क्या है। खोंडों का कल्चर समझते हैं, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है कल्चर? देखिए, खोंडों का ये मानना है, शुरुआत में इनका मानना हुआ करता था कि धरती जो हुआ करती थी ये बहुत ही अनस्टेबल मास था, ये इम्बैलेंस्ड थी, स्टेबल नहीं रहती थी और मनुष्य का रहना यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, हिलता था, डोलता था। ऐसे में धरती ने पहली बार जब धरती को मनुष्य की बलि दी गई, उसके रक्तपान करने के बाद वो स्टेबल हो गई, मनुष्य रह पाया। तो रहने के लिए ये आवश्यक है। दूसरा, उसके बाद खेती करने के लिए भी रक्त बलि देना आवश्यक है। इनका मानना ऐसा था कि कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जिन पे इनका कंट्रोल नहीं था। क्यों? सबसे पहले तो ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी होने के नाते पूजा धरती की करते थे। आई बात समझ में? तो धरती को गॉडेस के तौर पर ये पूजते थे, ये बड़ी बात, क्योंकि एग्रीकल्चरल सोसाइटी है और इनके लिए धरती ही इंपॉर्टेंट है, फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनका मानना ये था कि जो फोर्सेस कभी दिखती नहीं हैं वो परेशान करती हैं। कैलेमिटीज़ का इन्हें ऑब्जर्वेशन नहीं था, डर लगता था। महामारियों से ये डरते थे, जब भी कोई भी किसी तरह की डिजीज़ फैल जाएगी उससे ये डरते थे। इनको लगता था कोई बैड स्पिरिट एक्टिवेट हो चुकी है। सूखा पड़ता था, फ्लड आते थे, तूफ़ान आते थे, साइक्लोन प्रोन एरिया, ये सारी चीज़ें इनको लगता था कि वो अनसीन, वो अनअंडरस्टूड जो जितनी भी फोर्सेज हैं वो सारी एक्टिवेट हो गई हैं। इनको कैसे शांत रखा जाए? तो उनको ऐसा लगता था कि हमें इनकी रक्त पिपासा को पहले ही शांत कर देना चाहिए। इनको ब्लड चाहिए ना, तो वी कैन प्रोवाइड ब्लड। तो हम सिस्टमैट मतलब ठंडा कर दें, उनके क्रोध को, उनके एंगर को पहले ही ठंडा कर दें, तभी चीज़ें सही होंगी। और दूसरा, ये लोग टर्मरिक, जो इन जंगलों के लोगों की खासियत थी, ये टर्मरिक उगाते थे। आई बात समझ? टर्मरिक हिंदी में जानते हो ना क्या होता है? क्या होता है? हल्दी होता है, हल्दी उगाते थे। आई बात समझ में? हल्दी उगाते थे, बाकी पदार्थ भी उगाते थे। तो इनका मानना ये था कि हल्दी में जो लालगी है, हल्दी में जो लालपन है, वो रक्त का लालपन है। जितना रक्त मिलेगा अब धरती को, हल्दी उतनी लाल होगी, उतनी अच्छी होगी। और जो रक्त बहता है जब, तो शरीर से जो अश्रु बहते हैं, जब दर्द से आंसू बहते हैं, आंसू मेघ हैं, जितने आंसू बहेंगे मेघ बरसेगा। तो एक आदत भी होगी ना, हमें हर चीज़ रो के लेने की आदत है। ऐसा लगता है ना, मिल जाता है, रोन रहे हैं ना, जब सूखा पड़ता है रोते हैं, कुछ भी होता है रोते हैं, तो हमें लगता है कोई फोर्स तो वर्क करेगी, सम फोर्स विल ऑटोमेटिकली वर्क। तो वो कहते हैं कि रक्त हल्दी का चंदन है, हल्दी का रंग है। आई बात समझ में? रक्त चंदन लगाया जाता है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो मेघ हैं वो अश्रु हैं। उनको मानना ये है कि भाई संतान किससे उत्पन्न हुई? रक्त से, ब्लड से। संतान रक्त से ही उत्पन्न हुई ना। संतान को माँ के गर्भ में किसने सिंचित किया? रक्त ने। नरिशमेंट किसने किया? रक्त ने। रक्त संतान उत्पन्न कर सकता है। लाइकवाइज धरा, पृथ्वी में जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ क्षमता है, अगर उसको रक्त पान कराया जाए, रक्त दिया जाएगा, तो उसकी उपजाऊ क्षमता कभी मरेगी नहीं, कभी भी वो फर्टिलिटी लूज़ नहीं करेगी। इस धारणा के साथ उसमें फर्टिलिटी के एस्पेक्ट के तौर पर रक्त पिलाया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई जितना भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे हैं, ये डेड होते हैं जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, ये मरते हैं, तो इनका रक्त बहता है ना, रक्तपान होता है ना। इसलिए आज भी कई राजपूतों में और कई जगह पे कल्चर है, बलि दे के एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है, या फिर अच्छा एग्रीकल्चर हो तो बलि दी जाती है। इस तरह का इनका कल्चर था। लेकिन इसके लिए करना क्या है? ह्यूमन सेक्रीफाइस देना, मारिया देना है। मारिया किधर से मिलेगा? सबसे पहली बात तो मारिया कोई कास्ट, कोई लिंग का हो सकता है, बच्ची, औरत, जवान, मर्द, कोई भी, लेकिन हाईली प्राइज्ड है जवान मर्द।
वो होना चाहिए, वो नहीं तो औरत होनी चाहिए। औरत को मारिया डिक्लेयर करेंगे, क्या करेंगे, जो औरत मारिया डिक्लेयर्ड है उसको कहेंगे शादी कर ले किसी लड़के से। अब वो शादी करके जो लड़का या लड़की उत्पन्न करेगी वो डिसाइडेड ही मारिया है, वो बच्चे मारिया ही हैं। जैसे एक औरत मारिया है, उसको कहेंगे भी तुम शादी करो। औरत ही मारिया कर करके तो फिर कहाँ से और पैदा होंगी, है ना। तो उनको मारिया बोल दिया। वो किसी भी आदमी से शादी करके जो संतान उत्पन्न, वो डिसाइडेड ही मारिया है। पूरा 7 साल का करना उसे, 7 ईयर का, और 7 ईयर का करके फिर उसका मारिया हो जाएगा। वो मारिया ही है, उसका प्रोसेस बिगिन हो जाएगा। क्या है मारिया? ऐसे ही मिल जाएगा। मारिया सिर्फ तब काम करेगा जब परचेज़ किया जाएगा। हाई प्राइस दे के इसे परचेज़ करना है। कई बारी अपने पशु देने पड़ते थे, कई बारी अपने रत्न देने पड़ते थे, मेटल हैवी देने पड़ते थे, ये सब हाई प्राइस। और जो गांव का, जो उस सेटलमेंट में एक सबसे लो क्लास मेंबर रहेगा, उससे परचेज़ करना है। सबसे लो क्लास मेंबर से सबसे हाई प्राइस पे करके लेना है, तभी धरती प्रसन्न होगी। फ्री में मारिया नहीं, फ्री में नहीं। इसकी वजह से युद्ध में काबू किए गए मारिया नहीं चलेंगे। युद्ध के बंदी जो युद्ध में अपने कब्जाए होते हैं वो मारिया नहीं चलेंगे, मारिया खरीदना होगा। आई बात समझ में? दूसरा, मारिया अपनी पैदा कर लिया। एक मारिया वुमेन है हस्बैंड के साथ मिल करके, तो मारिया कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट ब्राह्मण और खोंड। खोंड खुद नहीं होगा और एक ब्राह्मण नहीं होगा। खोंड खुद ही मारिया होने लगे तो खोंड ही नहीं रहेंगे ना। धरती का रक्त, धरती की प्यास बुझाते रहो, खुद तबाह, खुद ही तबाह हो जाओ। पता लगे फर्टिलिटी करते करते अपने आप को ही बदले, तो खोंड नहीं होगा और ब्राह्मण नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी मारिया हो सकते हैं। खोंड होंगे एक्सेप्शनल कंडीशन में, जब बिल्कुल कोई मिल नहीं रहा फिर कभी खोंड होगा। आपकी वुमेन ने मारिया डिक्लेयर होके मर्द के साथ संबंध बना करके नया संतान उत्पन्न की है, आप उसे मारिया नहीं करोगे, उसे दे के आओगे दूसरे खोंड सेगमेंट को, दूसरे बसे कस्बे को, और वहाँ से उनका लेके आओगे। तो मारिया एक्सचेंज कराने पड़ेंगे। इधर का उनको दे के आना है, क्योंकि अहिंसा भी तो नहीं फैलानी। अपने ही बच्चे पैदा कर करके काटेंगे, भय का माहौल फैल जाएगा। मुद्दे की बात है, ऐसा नरसंहारी समाज भी तो नहीं हो सकता। तो अपना मारिया उनको देना है, उनका मारिया लेकर के आना। एक तरीका मारिया परचेज़ करने का था, एक तरीका अब ये जो मारिया पैदा किया है ये उनको जब दे के आना है, वो आपको अच्छी खासी कीमत देंगे, और जब आप उनसे लाओगे अच्छी खासी कीमत दोगे। और एक तरीका है प्लेन एरिया में आके, मैदानी एरिया में आके मारिया कब्जाना, मारिया चोरी करना। तो मैदानी इलाकों में एक तरीका होता था कि जो गरीब लोग हैं, जो मैदानी लोग हैं, उनके पास बच्चे कितने ही हैं, या जो अपना आप भी हैं, बेचना चाहते हैं, गरीब लोगों को पैसा देके, कुछ भी देके मारिया ख़रीद लेना और फिर उसे ला करके बेचना। और दूसरा तो इसके लिए मारिया एजेंसी होती थी, वो मारिया लेके आते थे। और दूसरा